राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो है निदान। ठीक है, तो निदान की निरुक्ति देखते हैं। तो दिश धातु से निर उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय लगाने से निर्देशक तथा रेप का लोप होने से इतना लिख देना, दिश धातु में निरुपसर्ग और ल्युट प्रत्यय लगाने से, बस इतना क्या निदान शब्द बनता है। निर उपसर्ग के दो अर्थ हैं, यानी कि निश्चयात्मक और निषेधात्मक। निश्चयात्मक अर्थ में प्रयुक्त होने से निदान शब्द विनिश्चयार्थ व्यवक्त होता है तथा निषेध आत्मक अर्थ में व्यवर्थ होने पर रोग आरंभ कारण का ग्रहण होता है, क्योंकि उसी का निषेध निदान परिवर्जन तथ्य को इंगित करता है। ठीक है, हेतु क्या होता है? ठीक है, तो हेतु की परिभाषा देखो। हेतु की परिभाषा क्या होगी? हेतु नाम कारणम बीजम निदानम त्वदित कारणम, यानी कि कर्तव्य अनेक प्रकारों से युक्त अर्थात दोष प्रकोप आदि अनेक कार्यों को करते हुए जो रोगों को उत्पन्न करता है उस हेतु को निदान कहते। क्या होता है? जो कर्तव्य के अनेक प्रकारों से युक्त अर्थात दोष प्रकोप आदि अनेक कार्यों को करता हो, जो रोग को उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? हेतु या निदान कहते हैं। इस प्रकार विविध दोष प्रकोपक अहित आहार विहार एवं वह दोष जो स्वयं दूषित होकर दूषियों को दूषित करके रोग को उत्पन्न करते हैं, वे निदान कहलाते हैं। निदान दोष दूषों व स्रोतस को दोष दूष्य समूर्छन के योग्य बनाते हैं, जबकि निदान सेवन से लेकर दोष दूष्य समर्चन होकर व्याधि की उत्पत्ति होना संप्राप्ति कहलाती है। तो निदान से क्या होता है? निदान क्या होता है कि हम जो खा रहे हैं उसका जो हम निदान ले रहे हैं, जो हमारे रोग का कारण है वो क्या है। दोष के प्रकोप, दोष या स्रोतस के प्रकोप होने का जो भी कारण है, उस रोग की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या होता है? निदान कहलाता है। निदान दोष दूषों व स्रोतस की दोष दूष्य समर्चन के योग्य बनाते हैं, जबकि निदान सेवन से लेकर दोष दूष्य समर्चन होकर व्याधि की उत्पत्ति होकर संप्राप्ति कहलाती है। आचार्य चरक ने रोगोत्पत्तक कारण को ही निदान कहा है। तत्र निदानम कारणम उत्ते मर्गे। क्या है कि आचार्य चरक ने रोग उत्पादक कारण को ही निदान कहा है, मतलब उनकी वजह से रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, दार्शनिकों के अनुसार कारण तीन प्रकार का होता है। एक होता है निमित्त, एक होता है समवायी, एक होता है असमवायी। ठीक है, रोग उत्पत्ति क्रम में अहितकर आहार विहार तथा अभिघात आदि रोगों का निमित्ताक कारण जानना चाहिए। ठीक है, त्रिदोष में विषमता होकर दोष प्रकोप को समवायी कारण तथा दोष दूष्य समूर्छन व्याधि उत्पत्ति का समवायी कारण है। इनमें से रोग उत्पत्ति के निमित्त कारण को ही निदान शब्द से ग्रहण किया जाता है। आचार्य वांगभट्ट के अनुसार सभी रोगों के उत्पादक कारण प्रकोपित होकर दोष ही कहलाते। आचार्य चरक ने भी रोगों को आगंतुक तथा निज दो प्रकार के दोषों में विभाजित किया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भी इस मत का समर्थन किया है। नेक्स्ट है आपका कि हेतु के प्रकार। हेतु के प्रकार देखो, चार प्रकार के होते हैं: एकविध, द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध। एकविध प्रकार होता है आशयकर्ष। द्विविध प्रकार कई तरीके से, कैसे? प्राकृत और वैकृत हो गए। ब्राह मतलब बाहर से जो आ रहे हैं, अभ्यंतर जो अंदर से ही हो रहे हैं। अनुबंध और अनुबंध। ठीक है, प्रकृति विकृति। उसके बाद उत्पादक हेतु व्यंजकीय हो गए द्विविध कारण। ठीक है, त्रिविध देखो, आत्मसंदेह, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, दूसरा क्या है? दोष व्याधि और दोष व्याधि उभय हेतु। गति तीन, क्षय, वृद्धि और क्षम। ठीक है, सम। ठीक है, चतुर्विध कौन सा है? सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, व्यभिचारी और प्रधानिक हेतु। ठीक है, आशयकर्ष क्या है? स्वस्थान में स्थित दोषों के सम प्रमाण में होते हुए जब वह प्रकोपित वायु दोष प्रेरित होकर अन्य स्थान पर जाते हैं तो आशयकर्ष कहलाते हैं। मतलब क्या है? स्वस्थान मतलब अपने स्थान में स्थित दोष सम प्रमाण में, अपने सम प्रमाण में होते हुए भी जब वो प्रकोपित होकर, जब वो एक जगह पर है, एक जगह से दूसरी जगह प्रेरित होकर अन्य स्थानों पर बढ़ने लगते हैं। कोई चीज़ है छोटी सी है, बढ़ रही है। ठीक है, जैसे ग्रोथ हो रही है उसमें, तो यही आशयकर्ष है कि उसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अपनी जगह पे है लेकिन उसे अपनी जगह से ही बढ़ रही है। इस व्याधि में दो सम प्रमाण में होते हुए भी अन्यत्र स्थिति के कारण विकारों उत्पादक होते हैं। ऐसे दोष आशय या पृष्ठ तथा तदिन व्याधि को आशय आकर्षण
जन्य जाना जाता है। आचार्य चरक ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया है। क्षीण श्लेष्मा की स्थिति में प्रकोपित हुए वात स्वस्थान व समप्रमाण में स्थित हुए पित्त को उसके प्रधान स्थान ग्रहणी से हटाकर शरीर में जिस भाग में लेकर विचरण करता है वह अस्थिर रूप में भेदनवत पीड़ा एवं दाह को उत्पन्न करता है तथा रोगी को श्रम व दुर्बलता का अनुभव होता है। चिकित्सा की दृष्टि से आशय कष की स्थिति का विभेद करना अत्यंत आवश्यक है। यदि भ्रमित होकर चिकित्सक पित्तजन्य लक्षणों को देखकर केवल परेशानी बढ़ती है व अन्य पित्तजन्य रोग उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है। नेक्स्ट देखो द्विविध। द्विविध में पहला क्या है, उत्पादक और व्यंजक। तो उत्पादक क्या हो गया, दोषों के संशय होने से उत्पन्न होने वाले हेतुओं को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, दोष संचय काल में संशय हो रहा है दोषों का, तो वो क्या हो रहा है, उत्पादक हेतु है। हेमंत ऋतु में उत्पन्न मधुरस से कफ का संशय हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका उत्पादक। ठीक है, व्यंजक हेतु क्या है, व्यंजक हेतु पूर्व में शरीर में संचित दोषों को प्रकोपित करके रोगों की उत्पत्ति करने वाले हेतु को हमने क्या कहा है, व्यंजक हेतु कहा है। जो पहले से ही पूरे शरीर में संचित दोष को प्रकोपित किया, उसने दोष ने पूरे शरीर में प्रकोपित किया है कि उत्पत्ति को क्या कहते हैं, व्यंजक। एक है, एक ऋतु का प्रभाव है, लेकिन ये दोष के प्रभाव से हो रहा है। ये किसी भी ऋतु में किसी भी दोष का प्रकोपित होना हो रहा है। ठीक है, ब्राह और अभ्यंतर। ब्राह का क्या मतलब होता है, हमने ऐसा आहार जो बाहर की तरफ से आहार विहार लिया या काल जीवाणु ऐसा कुछ हमारे अंदर चला गया जो इसने रोग की उत्पत्ति कर दी, वो क्या है, बाहर हेतु। ये सदुमारण तथा दोष प्रकोपन पूर्वक व्याधि को उत्पन्न करता है। अभ्यंतर क्या हो गया, जो शरीर दोष व दूसरे रोग उत्पादक अभ्यंतर हेतु हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राकृत वैकृत भेद से दोष प्रकोप दो प्रकार का होता है, प्राकृत और वैकृत। ठीक है, तो प्राकृत कौन सा होता है और वैकृत कौन सा होता है, तो प्राकृत वो हुआ जो ऋतु संभवतः दोष की वजह से बढ़ गया, प्राकृत कहलाता है। बसंत ऋतु में कफ का दोष, ठीक है, शरद ऋतु में पित्त दोष, वर्षा ऋतु में वात दोष। ठीक है, वैकृत क्या है कि वैकृत कहलाता है, अन्य ऋतु में दोष प्रकोपित वैकृत कहलाता है। जैसे कि बसंत ऋतु में कफ का होना चाहिए, लेकिन हुई क्या, वात दोष हो गया या पित्त दोष हो गया। ठीक है, शरद में वात और कफ का दोष होना चाहिए, तो वर्षा में पित्त या कफ का हो गया। ऐसे करके ये वैकृति स्थिति आ गई। अनुबंध और अनुबंध। ठीक है, अनुबंध में क्या हुआ, अनुबंध का अर्थ होता है प्रधान, यानी कि स्वप्रकोपक निदान के सेवन को प्रकोपित हुआ जो दोष स्वतंत्र हो तथा उसके लक्षण स्पष्टतः व्यक्त हो, वह अनुबंध कहलाता है तथा जिसको शास्त्रोक्त विधि से शमन होता है। अनुबंध क्या है, जो दोष अन्य दोष की अपेक्षा करने वाला हो, जिसके लक्षण स्पष्ट हो ना हो तथा जिसका शास्त्रोक्त विधि से प्रकोप एवं प्रशमन ना हो, से अनुबंध या अप्रधान दोष कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, आगे दो बताए गए हैं भेद, कौन से, प्राकृतिक और विकृतिक। एक है प्राकृत और वैकृत। ठीक है, यहाँ है प्राकृतिक और विकृतिक। तो प्राकृतिक क्या होता है, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसी दोष के प्रकोप से होने वाले रोग प्रतिजन्य कहलाता है। प्रकृति सदृश होने से ऐसा रोग कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, जो प्रकृति से होता है, ठीक है, उसी दोष को जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है सबसे ज़्यादा वो उसी रोगी उसी का होता है। ठीक है, तो वही दोष प्रकोपित होता है, जैसे वात पित्त है या वात कफ है, तो जिस प्रकृति का हुआ, द्विदंजस का हुआ तो वो, या फिर अगर वात पित्त कफ इन तीनों में से किसी एक प्रकृति का हुआ तो ऐसे रोग क्या हुए, कृत साध होते हैं। नेक्स्ट है विकृतित, यानी कि हमने कोई मिथ्या आहार विहार लिया और उसके सेवन से व्यक्ति की अपनी प्रकृति से अन्य दोषों में प्रकोप होने लगा, मतलब जो उसकी प्रकृति थी लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन और दोष विकृत हो गए। ठीक है, त्रिविध प्रकार देखो, आत्मसिंद्रिय। ठीक है, आत्मसिंद्रिय क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं आपकी, तो उन्हीं में क्या होगा कि 7 अति मात्रा में संयोग, अयोग और मिथ्यायोग क्या कहलाता है, आत्मसिंद्रियार्थ संयोग कहलाता है तथा वह विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का त्रिविध प्रकार में असात्म्य संयोग होने का कारण अतः सात्मित्र संयोग 15 प्रकार का होता है। सभी इंद्रियों में व्यापक होने के कारण तथा मन के सदा समवाय संबंध रहने के कारण त्वचा से सात्मेन्द्र इंद्रियार्थ संयोग होने के ही सभी इंद्रियों से असात्म्य संयोग होना समझना चाहता है। ठीक है, तो क्या है, जो भी हमारा इंद्रियों का हमारे शरीर में
अतियोग, मिथ्यायोग और आयोग, ये क्या कहलाता है? आत्मसिंद्रिय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रज्ञा अपराध क्या होता है? तो जो जो उसका अपना हर चीज़ की विशेषता होती है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे कौन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो शब्द सुनने के लिए हमारे क्या होते हैं? कान, तो उनका भी अतियोग होगा। ठीक है, तो उसका अतियोग क्या होगा? हम ऊंचा स्वर सुनने लगे या मेघ की गर्जन सुनने लगे, नगाड़े, ढोल वगैरह, ये अतियोग हो गया। ठीक है, विषम योग, ठीक है, क्या हुआ? किसी प्रकार के स्वर को सर्वथा ना सुनना, मतलब हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो ये हीन योग में चला गया। मिथ्या योग, अप्रिय, कठोर, दुपाय, विनाश सूचक ऐसे शब्द सुनने लगे, तो ये क्या हो गया? आयोग हो गया। ठीक है, तो कौन सा? हीन योग, मिथ्या योग और आयोग। ठीक है, ये मिथ्या योग है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वाणिज्य प्रज्ञा अपराध, मन द्वारा प्रकृता और शारीर द्वारा प्रज्ञा अपराध। तो मन, वाणिज्य के द्वारा क्या होगा कि हम बहुत अधिक बोलते हैं या कभी नहीं बोलते हैं, अप्रिय वचन बोलते हैं, ऐसा, ये क्या हो गया? वाणिज्य। मन द्वारा क्या हुआ? चिंतन करना, तर्क वितर्क विचार करना, ये सब हो गया। भय, शोक, मोह, ये सब हो गया। ठीक है, शारीरिक प्रज्ञा अपराध भी इसी के अंतर्गत आता है। सॉरी, प्रज्ञा अपराध रह गया, प्रज्ञा अपराध मैं बताना भूल गई। ठीक है, तो प्रज्ञा अपराध क्या है? धी, बुद्धि, धृति, धैर्य व स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति, जब क्या, हमारी बुद्धि, धैर्य और स्मरण शक्ति, जब ये तीनों चीज़ें कम हो जाती है, तो जो हम कर्म करते हैं वो काय में आते हैं? आपके प्रज्ञा अपराध में आता है। ठीक है, यानी कि शारीरिक और मानसिक प्रकृति सभी प्रकार के दोष के प्रकोपित होने पे जो हम अशुभ कर्म करते हैं वो क्या होता है? प्रज्ञा अपराध होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये इसके वाणिज्य है, मन है और शारीर। तो वाणिज्य में वही आ गया, बहुत बोलना या कभी ना बोलना या ना सुनना वगैरह, ये हो गया। ठीक है, अप्रिय वचन बोलना, असत्य बोलना, चुगली वगैरह करना। मन क्या हो गया? मन का ये हो गया कि अत्यधिक चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, मन के कर्मों का सर्वथा ना करना। ठीक है, और शारीरिक प्रज्ञा अपराध क्या हो गया? शरीर से अत्यधिक परिश्रम करना, व्यायाम करना, बोझ उठाना, शारीरिक अत्यधिक अधारणीय वेगों का धारण करना, अप्रवृत्त वेगों को हठपूर्वक, ये सब हो गया। ठीक है, परिणाम क्या है? परिणाम का अभिप्राय होता है यहाँ काल से किया गया, जैसे हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, क्रमशः शीत, गर्मी और वर्षा लक्षण वाली होती है, इन्हीं को एक वर्ष कहा जाता है। काल का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। काल का अतियोग क्या होता है? जैसे ग्रीष्म में अत्यधिक गर्मी का होना, हेमंत में बहुत ज़्यादा ठंड का होना, तो ये क्या हो गया आपका? काल का आयोग। ठीक है, सॉरी, काल का अतियोग। आयोग क्या होगा कि अगर गर्मी है तो गर्मी नहीं हो रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही है, ठंड में ठंड नहीं हो रही है। ठीक है, और फिर काल का मिथ्यायोग क्या है कि जैसे कि बारिश का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है तो बारिश होने लगे, ठंड का मौसम है तो गर्मी होने लगे, तो ये क्या हो गया? मिथ्यायोग है। दोष हेतु देखो, जिन हेतुओं के सेवन से दोषों का संशय, प्रकोप और प्रशम होता है उन कहलाते। अच्छा, 3 और बताए गए, दोष व्याधि और दोष व्याधि उभय हेतु। ठीक है, तो दोष हेतु क्या होता है? जिस हेतु के द्वारा, यानी कि जिस हेतु से, जिस निदान से हम जो खा रहे हैं उससे दोषों का संशय, प्रकोप और प्रशम हो रहा है, ये दोष हेतु कहलाता है। यथा मधुरादि रस, शीत ऋतु में अगर हम मधुरादि रस का उत्पत्ति होकर कफ का संशय होता है तथा भोजन के प्रथम अवस्था के दौर में कफ की वृद्धि हो जाती है। व्याधि हेतु क्या है? जो हेतु दोष की अपेक्षा नहीं करता तथा व्याधि को उत्पन्न करने वाला विशेष कारण से उत्पन्न होता है, वह क्या है? व्याधि हेतु कहलाता है। दोष व्याधि उभय हेतु, जो हेतु किसी विशिष्ट दोष का प्रकोप होते हुए भी किसी विशिष्ट रोग को भी उत्पन्न करे, वह क्या होता है? उभय हेतु होता है। क्या? दोष हेतु हो गया जो हेतुओं के सेवन से, जो हमने बाहर से खाया है उससे दोषों का संशय, प्रकोप और प्रशम हो रहा है। ठीक है, व्याधि हेतु क्या है? जो हेतु दोष की अपेक्षा नहीं करता तथा व्याधि को उत्पन्न करने वाले विशेष कारण से उत्पन्न होता है। ठीक है, दोष व्याधि उभय हेतु क्या है कि जो हेतु किसी विशिष्ट दोष का प्रकोपित होते हुए भी किसी विशिष्ट रोग को उत्पन्न करे, मतलब किसी एक विशेष रोग को उत्पन्न करे। ठीक है, तो वो क्या होता है? उभय हेतु होता है। ठीक है, जैसे कि विदाही अन्न के सेवन से पित्त व रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका?
उभय हेतु। दोषों की विशिष्ट अवस्थाओं की सूचक गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, क्षीण, वृद्ध और सम। पुनः गतिभेद से दोष 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्व, अध और त्रियक। ठीक है, आश्रय भेद से भी 3 प्रकार के होते हैं, कोष्ठगत, शाखागत और मर्म अस्थि। नेक्स्ट है चतुर्विध। ठीक है, सन्निकृष्ट, विकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सन्निकृष्ट क्या है? दोषों को संशय हुए बिना स्वभाव से ही दिन रात, भोजन के मध्य, अंत और में क्रमशः कफ, पित्त का और वात का प्रकोप होना। ठीक है, विकृष्ट क्या है? एक नियत समय तक दोषों के संशय के बाद दोष प्रकोप कर उन उत्पन्न करने वाले हेतुओं के रोगों का विकृष्ट जानना चाहिए। व्यभिचारी रोग क्या होते हैं? जो हेतु कभी रोगों को उत्पन्न करे तथा कभी रोगों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो, वो क्या है? व्यभिचारी हेतु कहलाता है। प्रधानिक हेतु क्या है? जो हेतु अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत दोषों को प्रकोपित करके रोग की उत्पत्ति करे, वो क्या है? प्रधानिक हेतु कहलाता है। पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होते हैं? जो हमारे व्याधि के पहले के जितने भी लक्षण होते हैं वो क्या है? पूर्व रूप कहलाते हैं। तो वही है, भावी व्याधि का बोध कराने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। दोष विशेष के ज्ञान के बिना कुछ काल बाद उत्पन्न होने वाले रोग जिन लक्षणों से जानते उस लक्षण समूह को पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? प्रसर अवस्था में प्राप्त हुए प्रकोपित दोष किसी स्थान विषय पर संचित होकर भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधि के जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। नेक्स्ट देखो भेद। पूर्व रूप के 2 भेद हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य कौन से होते हैं? जो भावी व्याधि कराने वाला समूह जिससे दोष विशेष का ज्ञान ना हो, वह सामान्य पूर्व रूप होते हैं। जैसे विरसता, विमर्ता, श्रम, अर्ति आदि से भविष्य में उत्पन्न होने वाले ज्वर रोग का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, विशिष्ट पूर्व रूप कैसे होते हैं? जिन लक्षणों से भावी व्याधि के साथ व्याधि जनात्मक रोष का ज्ञान होता है उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं, क्योंकि वह व्याधि विशेष का ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। व्याधि वात ज्वर में जृंभा, नेत्रदाह से पित्त ज्वर और कफत ज्वर में अरुचि विशिष्ट पूर्व रूप है। पर्याय क्या है? रूप के देखो, रूप क्या है? पहले तो व्याधि का व्यक्त रूप ही रूप कहलाता है। पूर्व रूप का जब व्यक्त हो जाता है तब उन्हें रूप कहा जाता है तथा वह उत्पन्न व्याधि के बोधक लक्षण होते हैं। स्रोतो दृष्टि होने के उपरांत दोष दूष संवर्चन पूर्ण होने पर जो लक्षण उत्पन्न हुई व्याधि का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। पर्याय क्या है? लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन, ये सब रूप के पर्याय हैं। तो कहीं पे भी लिंग, आकृति, लक्षण और चिन्ह और संस्थान और व्यंजन आएगा तो हम क्या बताएंगे? रूप के बारे में बताएंगे। रूप होते क्या है? भेद देखो, पहला है सामान्य, विशिष्ट, प्रायत लक्षण से भेद। ठीक है, तो सामान्य क्या है? रोग विनिश्चार व्याधि के लिए ऐसे लक्षण जो भेदोत्पत्ति सहित पाए जाते हैं उन्हें उस व्याधि का सामान्य लक्षण जानना चाहिए। अच्छा, ये लक्षण क्या है शायद? ठीक है, तो क्या होता है कि लक्षण भी रूप का ही पर्याय है। तो क्या है कि जो रोग विनिश्चार्त व्याधि के ऐसे लक्षण जो भेद सहित पाए जाते हैं उन्हें इस व्याधि का सामान्य लक्षण जानना चाहिए। संताप, स्वेदो, अवरोध, ठीक है, सर्वांग पीड़ा ज्वर के सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण क्या है कि वात ज्वर में हमें शरीर में कपी होगी और मुख सूखना, जृंभई आना। पित्त ज्वर के क्या है? वेग युक्त ज्वर और क्या है? नेत्र दाह, वमन, तृष्णा, भ्रम होगा। ठीक है, कफत ज्वर के क्या है? आलस्य होगा, अरुचि होगा, कफशून्य शिटिवन होगा, निद्रा आधिक्य होगा। ठीक है, प्रत्यात्म लक्षण क्या है? ऐसा लक्षण जो उस व्याधि विशेष की उत्पत्ति में समवाय संबंध से बोधक कार्य करे, उस व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण कहा जाता है। यथा शरीर व मन में संताप होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ठीक है, लक्षण और चिन्ह भेद। लक्षण क्या होता है? रोगी को पूछकर व्याधि के जिन रूपों का ज्ञान किया जाता है वह लक्षण कहलाता है। भोजन में अरुचि, पिपास, क्षुधा, निद्रा आदि। रोगी द्वारा चिकित्सक को संबंधित रोग के लक्षण मुख्य व्यथा के रूप में बताए जाते हैं। नेक्स्ट चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है कि यह व्याधि जो प्रत्यक्ष रूप से रोगी के शरीर में दिखाई पड़े तथा जो चिकित्सक द्वारा जाने योग्य हो वो चिन्ह है। ठीक है, मुख, नेत्र, त्वचा आदि का वर्ण पांडु होना,
रुक्षता, श्वास गति क्या है, ये किसी व्याधि के चिन्ह है। व्याधि एवं लक्षण की भिन्नता, व्याधि एवं लक्षण में निम्न अंतर होते हैं। जैसे कि व्याधि क्या है, लक्षणों के समूह को हम व्याधि जानना चाहिए, ठीक है। लक्षण क्या है, केवल एक किसी स्वतंत्र रूप से व्याधि के किसी एक रूप को हम क्या करते हैं, लक्षण कहते हैं। व्याधि क्या होता है, व्याधि अवयव है तथा उसमें अनेक लक्षण रूपी अवयव होते हैं, ठीक है। लक्षण किसी व्याधि का एक अवयव होता है। व्याधि प्रधान है, लक्षण अप्रधान है। एक व्याधि अवस्था भेद से किसी अन्य व्याधि का लक्षण भी हो सकता है तथा जहाँ वहाँ अनुबंध रूप में रहेगा। लक्षण सदैव अनुबंध रूप में ही रहते हैं। व्याधि क्या है, व्याधि व्यंजनात्मक या अनुगत होती है, लक्षण व्यंजक या अनुगामी होते हैं, ठीक है। व्याधि क्या है, व्यंजमान या अनुगत, ठीक है। और लक्षण क्या है, व्यंजक और अनुगामी, ठीक है। उपशय और अनुपशय क्या होता है, परिभाषा देखो, जिस औषध, अन्न और विहार से के प्रयोग से रोगी को सुख पहुँचे अर्थात रोग के लक्षणों को हीनता आए, उसे सात्म्य या उपशय कहते हैं। तथा इसके विपरीत जिस गुणों में औषध, अन्न और विहार के प्रयोग से रोगों के लक्षण और उग्र स्वरूप धारण कर ले, वह क्या हो गया, अनुपशय। उपशय क्या हो गया, जिस औषध, अन्न, विहार के प्रयोग से रोगी को सुख पहुँचाने अर्थात रोग के लक्षण कम हो जाए, वो क्या होता है, उपशय। और जिसमें क्या हो जाए, औषध, अन्न और विहार के प्रयोग से लक्षण में हीनता न आते हुए वो बढ़ जाए, यानी कि अपना उग्र रूप धारण कर ले, वो क्या कहलाते हैं, आपके अनुपशय कहलाते हैं। जो वस्तु परिणाम में सुखकर है, जिससे रोग के लक्षण शांत हो जाएं और आगे के लिए कष्ट न दे, सुखवाहे कहलाते हैं। और यद्यपि शीतल जल के पान से नवज्वर को दाह व तृष्णा की शांति से क्षणिक लाभ मिलता है, परंतु गुरुपाकी होने से कदापि वो ज्वर उपशय नहीं हो सकता। उपशय को सात में भी कहते हैं। आचार्य चक्रक ने हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और क्या है, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थक, व्याधि विपरीतार्थक, हेतु व्याधि विपरीतार्थक, औषध, अन्य विहार के सुखानुबंध उपयोग को उपशय माना है। तो ये भेद कितने बताएं, हेतु विपरीत, हेतु विपरीतार्थक, व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीतार्थक, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीतार्थक। तो हेतु विपरीत उपशय क्या होता है कि दोष प्रकोपक हेतु के विपरीत, हम क्या करेंगे, दोष प्रकोपक हेतु के विपरीत गुण वाले आहार, औषध व विहार का प्रयोग हेतु विपरीत उपशय कहलाता है। हेतु विपरीत उपशय होता क्या है, औषध देखो, औषध में आ रहा है शीत लगकर आने वाले ज्वर में सोंठ का, शुंठी का प्रयोग करना। हेतु विपरीत अन्य क्या है, परिश्रम करने से उत्पन्न वात ज्वर में श्रम एवं वातनाशक मांस रस के साथ भात का भोजन, ठीक है। हेतु विपरीत विहार क्या है, दिन में सोने से कफ की वृद्धि और रात्रि में जागने से या शीतल स्थान पर बैठने से वात की वृद्धि हो जाने से दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक है। व्याधि विपरीत उपशय क्या होता है कि जिस औषध, आहार व विहार के प्रयोग में व्याधि के लक्षणों का शमन हो, वो क्या होता है, व्याधि विपरीत। तो व्याधि विपरीत औषध क्या है कि अतिसार रोग में मल को रोकने के लिए स्तंभन औषध का प्रयोग। व्याधि विपरीत अतिसार रोग को मल को रोकने वाली मसूर दाल का प्रयोग, दही, प्रमेह या जौ का प्रयोग। व्याधि विपरीत विहार क्या है, उदावर्त रोग में प्रवाहरण करना। हेतु विपरीतार्थक अन्न देखो, पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण नहीं, हेतु व्याधि विपरीतार्थक उपशय। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थक उपशय क्या है कि हम क्या करते हैं, पित्त प्रधान फोड़ों पर उपनाह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आहार क्या है कि हम देखो, हेतु विपरीतार्थक कार्य में हम क्या कर रहे हैं, पित्त प्रधान फोड़े का उष्ण उपनाह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आहार क्या है, पैतिक फोड़े में विदाही अन्न प्रयोग करें। विहार क्या है, वाजन उन्माद में भय। व्याधि विपरीत क्या है कि हम छद्री विपरीतार्थ कार्य की हम बात करें तो छद्री रोग में वमन, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं। या फिर हम पैतिक फोड़ों में आहार क्या है, पैतिक फोड़ों में विदाही अन्न, अतिसार में विरेचनाक क्षीर का प्रयोग, वाजन उन्माद में भयदर्शक, छद्री में वमन कराने के लिए प्रवाह है। उभय विपरीतार्थ कार्य क्या है, अग्नि से जल जाने पर अगुरु तथा सदृश उष्ण पदार्थों का प्रयोग,
आहार क्या है? मद्यपान, जन्म, मदात्म्य में मद्य के उत्पादक मद्य का सेवन, व्यायाम से, और विहार क्या है? व्यायाम से उत्पन्न वात में जल में तैरने का व्यायाम, ठीक है। अनुपचय क्या होता है? उपचय के विपरीत जो हुआ वो अनुपचय हुआ, तो ये व्याधि के लिए क्या है? असात्म्य होता है। जिस औषध आहार विहार के सेवन से आपकी व्याधि कैसी हो रही हो, बढ़ रही हो, उसे अनुपचय जानना चाहिए। इस प्रयोग की गूढ़ लिंग व्याधि का बोध कराने में हेतु है। निदान में इसका अंतर्भाव हो जाने से इसका छठा निदान नहीं माना गया है, ठीक है। संप्राप्ति क्या है इसकी? संप्राप्ति क्या होता है? संप्राप्ति के निम्न पर्याय है: जाति, अघाती और संप्राप्ति। परिभाषा और लक्षण देखो। व्याधि के अभ्यंतर दोष, दूष, विकृति, क्रम को, मतलब हम जिसमें क्या बताएं? दोष बताएं, दूष्य बताएं, उसका सर्वांग विवरण दे दें, तो वो क्या है? आपका संप्राप्ति है, ठीक है। तो संप्राप्ति क्या होता है? आपका दोष, दूष वगैरह बताना संप्राप्ति कहलाता है। जिस प्रकार दूषित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हुए धातुओं को दूषित करते हुए रोग की उत्पत्ति होती है, उसे संप्राप्ति करते हैं। हमने यही बताया कि कैसे करके व्याधि हो रही है, मतलब उसका जो पूरा है कि आपका निदान क्या था, निदान सेवन के बाद क्या हुआ, कौन सी दोष दूषित हुआ, कौन सा दूष्य दूषित हुआ, कौन से कहाँ उसका अधिष्ठान था, कैसे वो व्याधि हुई है, सब बताना क्या कहलाता है? संप्राप्ति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, सामान्य और विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य, असंचय, प्रकोप, प्रसव, संशय स्थान, संशय, व्यक्ता अवस्था, भेद अवस्था, ठीक है। तो संशय क्या होता है? संशय क्या होता है? दोषों का संशय हो जाना एक जगह, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या है आपका? विशिष्ट संप्राप्ति। विशिष्ट संप्राप्ति में क्या है? संख्या संप्राप्ति, मतलब कि ज्वर कितने प्रकार के हो गए, ठीक है, ये सब है। गुल्म कितने प्रकार के होते हैं, प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं, या ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्या हो गए? संख्या संप्राप्ति हो गई। विकल्प संप्राप्ति क्या होती है? कि किसी रोग में परस्पर संबंध मतलब दो दोषों में एक जैसे लक्षण हो जाना, जैसे कि 2 व्याधियों में एक जैसे लक्षण हो जाना क्या कहलाता है? विकल्प कहलाता है, ठीक है। प्राधान्य क्या है? कि रोगोत्पादक दोषों के किस व्याधि को उत्पन्न करने के समय संबंध में स्वतंत्रता अप्रतंत्रता के आधार पर व्याधि को प्राधान्य अप्राधान्य संप्राप्ति का निर्देश किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो है वो है, यदि किसी व्याधि की उत्पत्ति में एक से अधिक दोष प्रकोपित हो यथा त्रिदोषज हो, ठीक है, ये सारी व्याधियां हों, उनमें दोषों के प्राधान्यों को इंगित करने के लिए तर व तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। द्विदोषज व्याधियों में अधिक वृद्ध दोष के साथ तर प्रत्यय का प्रयोग तथा त्रिदोषज व्याधि में सर्वाधिक वृद्ध दोषों के साथ तम प्रत्यय, उसमें कम वृद्ध के तर पे तर प्रत्यय लगाया जाता है। यदि किसी रोग में प्रथम वात दोष कुपित हुआ हो, बाद में कफ या पित्त प्रकोपित हुआ हो, तो स्वतंत्र होने के कारण क्या है? वात दोष को प्रधान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? सभी कारणों में जो दोष प्रबल रूप से कुपित होता है उसे प्रधान माना जाता है। जो रोग सबसे पहले कुपित होता है उसे प्रधान माना जाता है, ठीक है। यथा ज्वर प्रथम होकर बाद में कास उत्पन्न हुई है, वो ज्वर प्रथम होगा, ठीक है, ज्वर प्रधान होगा। तो प्रधान संप्राप्ति के ज्ञान के आधार पर प्रधान दोष रोग की चिकित्सा करने से रोगी को शीघ्र लाभ होता है, ठीक है। बल संप्राप्ति क्या हुआ? हेतु पूर्व रूपों को अधिकता अथवा हीनता के कारण व्याधि के बल का ज्ञान प्राप्त होता है, वो बल संप्राप्ति हो गया। काल कि व्याधि का उत्पत्ति काल व वृद्धि का काल देखकर व्याधि किस दोष से उत्पन्न हुई है, ये ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु, रात्रि व दिन के अंतिम पहर, भोजन की जीर्णावस्था तथा वृद्धावस्था में वात दोष की वृद्धि, शरद ऋतु, मध्य रात्रि, आहार के पच्यमाना अवस्था व युवा अवस्था में पित्त दोष की वृद्धि, वसंत ऋतु पूर्वाह, भोजन के तुरंत बाद, रात्रि के पूल काल तथा बाल्य अवस्था में कफ दोष की वृद्धि होती है। विधि क्या हुआ? विधि संप्राप्ति, विधि का अर्थ होता है प्रकार। विधि संप्राप्ति सजातीय पदार्थों में आंतरिक भेद प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती है। विधि भेद से ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। रक्त पित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वभाग और अधोभाग है। निज और आगंतुक भेद से व्याधियां भी 2 प्रकार की होती हैं, साध्यता असाध्यता के भेद से भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है।
निदान पंचक का महत्व क्या है? किसी भी रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व रोग विनिश्चित महत्वपूर्ण होता है। ये सही बात है। हम कोई भी रोग की चिकित्सा कर रहे हैं उससे पहले हम डायग्नोसिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो रोग है कैसा। तथा रोग परीक्षा निदान पंचक के ज्ञान से की जाती है। रोग परीक्षा कैसे की जाती है? निदान पंचक के पंच निदान के ज्ञान से की जाती है। यदि रोग का ज्ञान न किया जाए तो चिकित्सा करना संभव नहीं होगा। अगर हमें रोग ही नहीं पता तो चिकित्सा नहीं हो सकती। रोग के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है पता लगाना कि रोगी के किन निदानों का सेवन किया है। रोगी के पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण यानी कि पूर्व रूप, उसके रूप, उसका लक्षण और उपद्रव क्या हुए हैं। रोगी को किस वस्तु से लाभ होता है या कौन सी वस्तु से हानि होती है, मतलब उसका उपशय और अनुपशय। इन तथ्यों के ज्ञान से चिकित्सक रोगी का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिससे सफल चिकित्सा की योजना की जा सकती है। निदान पंचक का महत्व देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रकार के आहार विहार का सेवन निरंतर करता रहता है तो भविष्य में होने वाले रोगों का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है और तदनुसार उसका पथ्य अपथ्य निर्धारित किया जा सकता है। यथा रुक्ष लघु शीतल आहार सेवी को वात विकार होने की संभावना होती है, मृतिक लक्षण की पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है आदि। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। आचार्य चरक ने भी कहा है कि कृमि चिकित्सा के संदर्भ में निदान परिवर्जन का उल्लेख आया है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि चिकित्सा तभी संभव है जब रोगी द्वारा सेवन किए गए निदानों का संपूर्ण ज्ञान हो तथा रोग उत्पादक अन्य निदानों का ज्ञान चिकित्सक को पूर्ण रूप में हो। त्रिसूत्र आयुर्वेद में सर्वप्रथम हेतु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, निदान के ज्ञान से रोग की सुख साध्यता और कृच्छ साध्यता आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व रूप ज्ञान का महत्व। वास्तविक निदान प्रत्यक्ष न होने पर संशय अवस्था, प्रकोप अवस्था व प्रसर अवस्था में निकल जाने पर रोग निर्णय के लिए विभिन्न रोगों के पूर्व रूप का ज्ञान होना आवश्यक, रोगी के रोग के निर्णय के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वास्तविक चिकित्सा की दृष्टि से भी पूर्व रूप का ज्ञान महत्वपूर्ण है। पूर्व रूप में ही रोगी का ज्ञान हो, ज्ञान से रोग की उस अवस्थागत विशेष चिकित्सा करने से वह रोग सुख साध्य होता है। यथा जैसे कि हमें ज्वर का पूर्व रूप पता है, लंगन का उल्लेख किया है। वात ज्वर के पूर्व रूप में आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है? घृतपान का उल्लेख किया है। रोग के साक्षेप निदान में भी पूर्व रूप सहायक होता है। पित्तज प्रमेय व रक्तज प्रमेय, रक्तज के रोगी का सापेक्ष निदान पूर्व रूप के आधार पर ही किया जा सकता है। जहाँ दो रोगों के लक्षणों पर सामान्यता हो वहाँ पूर्व रूप विभेदक होते हैं। रोगी की साध्यता असाध्यता का ज्ञान भी पूर्व रूप की सबलता पर आधारित है। अल्प पूर्व रूप युक्त रोगी साध्य होता है तथा जिस रोग में समस्त पूर्व रूप प्रकट हो वह रोग असाध्य व कष्ट साध्य होता है। ज्वर अथवा अन्य रोगों में वर्णित पूर्व रूप संपूर्ण लक्षण वेग के साथ जिस रोगी में पाए जाते हैं वो कैसा होता है? मृत्यु असंशय होता है। समान हेतुओं के सेवन से उत्पन्न अलग अलग रोगों का ज्ञान भी पूर्व रूप पर ही आधारित होता है। रूप का ज्ञान महत्व क्या है कि अगर हमें रूप का ज्ञान होगा तो हम रोग का निश्चय कर सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे? हेतुओं से उत्पन्न जो अव्यक्त और व्यक्त लक्षण है उनके पूर्व रूपों से युक्त रोगी को अभिष्ट ज्ञान रूप ज्ञान द्वार की प्राप्त कर सकते हैं। रूप के द्वारा रोगों की साध्यता असाध्यता का ज्ञान होता है। आचार्य चरक के अनुसार शास्त्र में वर्णित संपूर्ण लक्षणों से युक्त सन्निपात ज्वर का रोग असाध्य होता है। रूप ज्ञान के एक ही रोग के भेदों उत्पन्न का ज्ञान किया जा सकता है। उपशय ज्ञान का महत्व। गुण लिंग व्याधि का ज्ञान अनुपशय और उपशय द्वारा भी किया जा सकता है। गुण व्याधि से अर्थ क्या होता है? ये आ सकता है गुण लिंग व्याधि से अर्थ बताओ तो क्या होता है कि जिस रोग के लक्षण स्पष्ट हो या जिन लोगों के लक्षण संकीकृत हो अथवा एक दूसरे के परस्पर मिलते जुलते हो उन रोगों का ज्ञान उपशय और अनुपशय द्वारा किया जा सकता है। संधियों में पीड़ा होना, आम बात, शनिवात, रवात, रक्त तीनों की जीर्णावस्था में पाए जाने पर इस अवस्था में यदि रोगी को स्नेहन स्वेदन से लाभ मिले तो रोगी को संधिवात या निरामवात से ग्रसित मानना चाहिए। यदि स्नेहन और स्वेदन से रोगी को वेदना हो जाए तो आमवात से पीड़ित मानना चाहिए। यदि शीत उष्ण स्निग्ध रुष किसी भी प्रकार की चिकित्सा से लाभ ना मिले तो रक्त प्रकोप जानते हुए वात रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि वात व्याधि और उरु स्तंभ में संदेह हो तो रोगी को तेलाभ्यंग से यदि लाभ मिले तो वात व्याधि अन्यथा उरु
स्तंभ जानना चाहिए। अम्ल पित्त और अजीर्ण में संशय होने पर रोगी को कोषण जल से शुंठी चूर्ण का सेवन करवाएं। अम्ल पित्त के रोगी को लक्षणों में वृद्धि होगी तथा अजीर्ण के रोगी को लाभ मिलेगा। संप्राप्ति ज्ञान का महत्व। संप्राप्ति के ज्ञान द्वारा दोषों की आशंका, कल्पना, प्रावधान, व्याधि, बल तथा काल आदि का निर्धारण किया जा सकता है। यदि किसी रोग का ज्ञान पूर्व रूप आदि के द्वारा कर लिया जाए तब भी जब भी चिकित्सा उपयोग, आशंका, कल्पना, बल, काल आदि का सम्यक ज्ञान ना हो तब तक उसे रोगी का प्रभावी चिकित्सक निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी रोग की संप्राप्ति का निर्धारण करते समय हमें क्या क्या याद रखना चाहिए? दोष, दूष्य, स्रोतस, अधिष्ठान, स्रोतदुष्टि प्रकार, परीक्षा, तदनुसार की चिकित्सा और साध्यता और असाध्यता। ठीक है, उसके बाद क्या है? उपद्रव। उपद्रव क्या होता है? अब आपका उपद्रव है, फिर अरिष्ट और व्याधि की साध्यता और असाध्यता। अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।